अब देखिए बात करते हैं वाटर एटमॉस्फेयर में कैसे एक्ट करता है। उसके पहले हम कुछ बेसिक टर्म जान लेते हैं कि जब भी देखिए वाटर एटमॉस्फेयर में होगा ना, या तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, या जैसे कि नदियों में बहने वाला पानी जो सिंपल वाटर फ्लो कर रहा है ओशंस में, राइट, रिवर्स में, लेक्स में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है वाटर। सिमिलरली या तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा। सॉलिड फॉर्म में क्या क्या हो सकता है, हेल स्टोन्स यानी कि ओले, ठीक है, या फिर स्लीट यानी कि जमी हुई बर्फ। जमी हुई बर्फ कौन सी, जब वाटर स्नो से मेल्ट करके दोबारा से जम जाता है उसे स्लीट बोलते हैं, राइट। या फिर वाटर वेपर जैसे कि स्टीम हो गया, ठीक है, ह्यूमिड मॉइस्चर हो गया, ह्यूमिड एयर हो गया, तो ये सब भी क्या हो सकते हैं, वेपर की फॉर्म में। तो तीन फेजेस में हो सकता है, वन इज द गैशियस फेज, वन इज द लिक्विड फेज, अनदर इज द सॉलिड फेज, राइट। तो अब देखिए जो मॉइस्चर है वो आता कैसे है। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एक वाटर बॉडी है, दिस इज द वाटर बॉडी, कोई लेक या कोई इसी टाइप की वाटर बॉडी है। इस वाटर बॉडी में जब विंड्स ब्लो करती हैं, ठीक है, या फिर टेम्परेचर अगर इसके अराउंड हाई होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में ऊपर आएगा। और ऊपर जब आप देखेंगे वाटर बॉडी के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा वेपर्स फील होंगे आपको, यानी कि आपको मॉइस्चर फील होगा, और बोल सकते हैं आपको ह्यूमिडिटी फील होगी। आप जब सी एरियाज़ के जब बगल में जाते हैं, अगर ये कोई कोस्टल एरिया है, अगर आप वहाँ पे जाते हैं कोस्टल एरिया के बगल में, तो आपको काफ़ी ह्यूमिडिटी फील होती है, लॉट ऑफ पर्सपिरेशन हैपन, काफ़ी ज़्यादा मतलब स्वेटिंग होती है, राइट। ये ऐसा क्यों होता होगा, क्योंकि देखिए जब भी यहाँ पे कोई भी वाटर बॉडी है वो वाटर बॉडी क्या करेगी, वो एक हीट गेन करेगी, राइट। और जब हीट गेन करेगी तो वो वाटर लिक्विड फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज द लिक्विड फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म है, वेपर। ये जो हीट गेन हुई है जो वाटर को लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है, इस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, राइट। तो वाटर बॉडी लिक्विड वाटर जब या लिक्विड फ्लूइड जब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को गेन करता है तो वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो लिक्विड से वेपर कन्वर्ट हुए हैं यही वेपर्स क्या बनाते हैं, ह्यूमिडिटी को बनाते हैं एटमॉस्फेयर की, राइट। तो बेसिकली वेपर इवेपोरेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें कि कोई भी वाटर, कोई भी लिक्विड फेज से कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, गैशियस फेज में, लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, उसे आप क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन होता क्यों है, व्हेन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या evaporation is absorbed by the fluid at that particular point, evaporation happens and transformation from liquid to gaseous state happens, right। अब ये evaporation जो है ये किस फैक्टर से अफेक्ट होती होगी, देखिए evaporation टेम्परेचर से अफेक्ट होती है। एयर जितनी ज़्यादा हॉट होगी, ठीक है, उतनी ही उसकी जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है ना वो ज़्यादा होगी, राइट। अगर एयर ठंडी है तो वो ड्राई होगी। तो जितनी आप कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, जितनी ज़्यादा उस एयर हॉट होगी उतनी ही उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ठीक। तो इवेपोरेशन टेम्परेचर से अफेक्ट होता है। आप अगर हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, बेसिकली अगर ये वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी को आप क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो जब हीट देंगे तो इसमें से क्या होगा, वेपर्स निकलेंगे बाहर की तरफ। आप लोग चाय बनाते हैं, व्हेन यू गिव हीट टू द टी पॉट तो क्या होता है, अंदर से बबल्स निकलते हैं, और जब बबल्स निकलते हैं तो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, भाप निकलती है बाहर की तरफ, राइट। तो वो टेम्परेचर पे तो इफेक्ट हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्या है, मूवमेंट ऑफ द एयर। अब जब वाटर बॉडी के ऊपर, अगर ये वाटर बॉडी है, ठीक है, इस वाटर बॉडी के ऊपर से विंड्स ब्लो करेंगी तो क्या होगा, जब वो विंड्स ब्लो करेंगी तो वो विंड्स कुछ मॉइस्चर अपने अंदर लेके जाएंगी, ठीक है। अब जब ये मॉइस्चर अपने अंदर लेके जाती है, हमने पढ़ा था एडवैक्शन फिनोमेना, उसी फिनोमेना के अकॉर्डिंग ये जो गेन करेंगी तो मूवमेंट ऑफ एयर पे भी डिपेंड करता है, और मॉइस्चर कंटेंट कितना है एयर में। अब इमेजिन करिए ये वाटर बॉडी है, ठीक है, ये समंदर का पानी है, इसके ऊपर की हवा है। अब सभी लोग जानते हैं समंदर के ऊपर की हवा कैसी है, बहुत ही ह्यूमिड, भरपूर उसमें मॉइस्चर है, ठीक। अब किसी ने बोला और इवेपोरेशन करिए, समंदर को बोला और ज़्यादा इवेपोरेट करिए, तो समंदर बोलेगा भाई एयर के पास कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए, एयर के पास तो कैपेसिटी ही नहीं है। एयर क्या है, फुलफिल्ड है, यानी फुली सैचुरेटेड है। बाद में भी इस टर्म को हम आगे पढ़ेंगे। एयर क्या है, एयर इज कंप्लीटली सैचुरेटेड। इफ द एयर इज कंप्लीटली सैचुरेटेड दैट मीन्स इट कैन नो मोर एक्सेप्ट एनी फर्दर मॉइस्चर। अगर वो फिर से किसी मॉइस्चर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी तो इसका मतलब अब एयर में मॉइस्चर कंटेंट पूरा है और वो ज़्यादा इवेपोरेशन नहीं कर सकती। तो मॉइस्चर कंटेंट में भी डिपेंड करता है, ठीक। तो अब देखिए एक और प्रोसेस होता है जिसे आप बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, हमने पढ़ा था इवेपोरेशन। इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होता है, लिक्विड से अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं वेपर्स में, उसे आप बोलते हैं इवेपोरेशन। अगर वेपर से आप डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं सॉलिड में, ठीक है, अगर आप ऐसा बात करें कि कन्वर्जन जो हो रहा है किससे किस में हो रहा है, ठीक है, जो वेपर्स हैं, ठीक, उसको अगर आप सॉलिड और गैशियस फेज में
दोनों के बीच में एक कन्वर्जन हो रहा है तो उसे आप क्या बोल सकते हैं, सब्लिमेशन बोल सकते हैं, राइट। तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो लिक्विड और गैसियस फेस, जिनके बीच में लिक्विड मतलब आप बोल सकते हैं, आई एम सॉरी, सॉलिड और गैसियस फेस, इनके बीच में क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। और ये जो कन्वर्जन हो रहा है, ये कन्वर्जन आपस में कोई भी लिक्विड इंटरमीडिएट स्टेज को इन्वॉल्व नहीं करेगा, राइट। तो ये एक दूसरे के साथ ही चलेंगे, ठीक। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ठीक है, जो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो वाटर है ना, वो रूट्स ऑफ प्लांट, जो प्लांट की रूट्स उन्होंने एब्जॉर्ब किया हुआ है, ठीक है, वो लीव्स और फ्लावर से इवेपोरेट करता है। और वो वाटर जो इवेपोरेट करता है, उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। मतलब यहाँ देखिए, अगर ये लीव्स हैं, राइट, और ये लगी हुई हैं किसी प्लांट में, और यहाँ पे क्या था, रूट्स थी। यहाँ पे देखिए, जब ये रूट्स में वाटर गया होगा, नीचे सॉइल से एब्जॉर्ब किया होगा, जाइलम इन फ्लोएम, राइट, फ्लोएम फूड ट्रांसफर करता है जाइलम वाटर, तो ये वाटर यहाँ पे गया होगा लीव्स के अंदर, व्हेन वाटर हैज एंटर्ड इनटू द लीव्स। जब ये यहाँ से लीव्स और फ्लावर से सनलाइट और हीट की वजह से इवेपोरेट करता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बोल देते हैं, राइट। अब एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि वाटर वेपर को आप कैसे डिफाइन करते हो, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स बोलते हैं वाटर वेपर को या मॉइस्चर को आप एक और टर्म दे सकते हो, ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, उसे आप क्या डिफाइन करते हैं, ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी भी अलग अलग टाइप की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और एक होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एक होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, राइट। तो एटमॉस्फेयर में एक्चुअल अमाउंट, अगर ये एटमॉस्फेरिक एयर है, उसमें एक्चुअल अमाउंट में कितना ज़्यादा वाटर वेपर है, ठीक है, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब कितना वाटर वेपर का जो मास है ग्राम्स में पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि आप बोल सकते हैं उसको मीटर क्यूब। तो कितना ग्राम्स में मास है पर यूनिट मीटर क्यूब, इसे आप क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो ऐसा वाटर का वेट, ठीक है, जो वाटर वेपर के आप रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और जो बताता है कि 1 मीटर क्यूब, देखिए ये यहाँ देखिए, अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, ठीक है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में अगर बात करें कितना वेट प्रेजेंट है, ठीक है, किसका, वेपर्स का, ठीक है, तो आप उसे बोल देते हैं, उसे आप क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो फिर किसी ने पूछा कि फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, अगर मान लीजिए ये एक गिवन एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इस एटमॉस्फेयर की कैपेसिटी क्या है, ये पूरे एटमॉस्फेयर की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा वेपर्स को एब्जॉर्ब करने की, राइट, लेकिन ये करता सिर्फ इतने से है, इट इज जस्ट एब्जॉर्बिंग दिस मच वेपर्स ओनली। इसकी कैपेसिटी है कंप्लीट वेपर्स को एब्जॉर्ब करने की, बट इट इज एब्जॉर्बिंग ओनली दिस मच वेपर्स। तो रिलेटिवली क्या है, मॉइस्चर का जो परसेंटेज है, मान लीजिए ये 40% है खाली, और कैपेसिटी थी इसकी 100%, ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी 0.4, दैट मीन्स 40% ओनली। इट इज हैविंग अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 40%। आप लोग जब कभी भी वेदर की वार्निंग्स देखेंगे तो वहां पे हम टेम्परेचर क्या देखते हैं, टेम्परेचर इज लेट्स से 25 डिग्री सेल्सियस एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू 60%। दीज आर द कंफर्ट कंडीशन। जब एयर कंडीशनिंग में हम लोग पढ़ते हैं तो दीज आर द कंफर्ट कंडीशंस एट विच ऑल द एयर कंडीशनर्स आर डिजाइंड, ऑल्दो टेम्परेचर्स कैन बी रिड्यूस्ड अप टू 17-16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लेकिन जो कंफर्ट कंडीशंस रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग एक्सपर्ट्स बताते हैं वो यही वाली बताते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60%। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम डिफाइन करते हैं कितनी उसमें मॉइस्चर जाने की कैपेसिटी है और कितना उसके अंदर मॉइस्चर है, उन दोनों के आपस में रिलेटिव एक तरीके से कंपैरिजन हो जाता है, राइट। अब देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ना, ओशंस में ज़्यादा होती है और कॉन्टिनेंट्स में कम होती है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। ये देखिए ये ओशन है, ठीक है, दिस इज ओशन वाटर, यहाँ पे क्या रहेगा, वेपर्स रहेंगे, ठीक है। अगर कोई इस एयर की मॉइस्चर वैल्यू चेक करे, सिमिलरली ये लैंड एरिया है, मान लीजिए नॉर्थ इंडिया का, ठीक है, और ये लेट्स से राजस्थान वाला एरिया है, लिटिल नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ पे जो वेपर्स मॉइस्चर रहेंगे और यहाँ पे इस एयर में रहेंगे, तो आप लोग बिना सोचे समझे बोल सकते हैं यहाँ पे ओशन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी समवेयर अराउंड 80%, और जब आप राजस्थान वाले एरिया में देखेंगे जहाँ डेसिकेशन इफेक्ट आते हैं, ड्राई एयर होगी, वहाँ पे रिलेटिव टेम्परेचर विल बी वेरी हाई बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी वेरी लेस, मे बी 30%, और लेट्स से अगर कुछ थोड़े बहुत रेनी डेज है तो 40%, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, राइट। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है कि अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, कितना मॉइस्चर है पर यूनिट ऑफ ड्राई एयर, जब एयर ड्राई होगी, ठीक है। हमने पहले देखा था एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या था, मान लेते हैं 20 ग्राम्स है मॉइस्चर, ठीक है, और 20 ग्राम्स मॉइस्चर है किस में है, ठीक है, लेट्स से 1000 ग्राम्स ऑफ एयर में है, ठीक है, लेकिन
जब यहाँ बात करेंगे रिलेटिव स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की तो कितना है 20 ग्राम्स, लेकिन पर यूनिट ऑफ ड्राई एयर कितनी हो जाएगी भाई 1000 ग्राम्स है ना, तो 20 ग्राम तो मॉइस्चर ही है उसमें, तो 1000 में से 20 माइनस कर दीजिए, दैट विल बी 980 ग्राम्स। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ कितना है मॉइस्चर ड्राई एयर में, उससे आप डिफाइन करते हैं अपनी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को, राइट। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है ना वो प्रेफरेबल टर्म है कंपेयर टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर वेरिएशन से बदलती नहीं है, क्योंकि आप इसमें क्या करते हैं, आप जब मेजर करते हैं इसको रिलेटिवली तो आप इसको ड्राई एयर से मेजर करते हैं, जबकि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है वो मेजर करती है अपने आप को मॉइस्ट एयर से, राइट। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितनी है, हमने बात की थी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, हमने कहा था रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है 60% है, मतलब आउट ऑफ 100 60% मॉइस्चर है, 40% अभी भी क्या है गैप है, मतलब अभी भी ये जो एयर है वो 40% ज़्यादा मॉइस्चर को या फिर 40% ज़्यादा वेपर्स को क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है। तो कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है जो एयर पार्सल होल्ड कर सकता है, कब तक, जब तक कि उसकी पूरी स्पेस फिल ना हो जाए वेपर से, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई ह्यूमिडिटी कैपेसिटी की। हमने पढ़ा था सैचुरेशन क्या होता है, सैचुरेशन वो होता है कि जितना ज़्यादा एयर होल्ड कर सकती है और कब तक, जब तक कि उसके अंदर सारा का सारा मॉइस्चर कंप्लीट ना हो जाए तब तक एयर मॉइस्चर को एक्सेप्ट करेगी। और जिस पॉइंट पे, अगर ये एक एयर कॉलम है, ये देखिए मॉइस्चर है, मान लीजिए इस पॉइंट पे किसी ने पूछा मुझसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताइए ज़रा कितनी है, तो मैंने कहा ये तो 20% मॉइस्चर है, तो कर सकता है 100, लेकिन कर रहा है यहाँ पे 20% राइट नाउ, इट इज़ हैविंग ओनली 20%, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी 20%। फिर किसी ने मुझसे पूछा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या है, तो मैंने कहा अभी 20% ही फिल्ड अप है, 80% और है। फिर किसी ने मुझसे कहा अगर आप इस कंप्लीटली इसको फिलअप कर देंगे, इफ़ यू विल फिल अप दिस कंप्लीट एयर कॉलम विद द वेपर, तो ज़रा बताइए उस टाइम पे कंडीशन क्या होगी। तो हमने बोला उस टाइम पे जो कंडीशन होगी दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड एज सैचुरेटेड। एयर कंप्लीटली सैचुरेटेड है, कंप्लीटली भर चुकी है, किससे, वेपर से, मॉइस्चर से, इसीलिए वो क्या है, सैचुरेट हो गई है। और कितना ज़्यादा वो मॉइस्चर होल्ड कर सकती है, वेपर होल्ड कर सकती है, ये एयर के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हॉट होगी तो ज़्यादा होल्ड कर पाएगी, कोल्ड होगी तो कम होल्ड कर पाएगी, राइट। और हम देखेंगे भी आगे चल के कि जब एयर कोल्ड होना स्टार्ट होती है तो एयर की जब कूलिंग होती है तो कूलिंग के टाइम पे उसके अंदर जो वेपर है ना वो शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है और वहीं से बारिशें होती हैं। और जब एयर वार्म होती है तो उसके अंदर वेपर्स बनते हैं और वो बनते हैं लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन से। लेकिन जब एयर कूल होती है तो वही लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन बाहर निकल जाती है और वो एयर कूल होने की वजह से जो उसके अंदर वेपर्स थे वो वेपर गैशियस फॉर्म से कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, लिक्विड फॉर्म में। और उस फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं, कंडेंसेशन बोल देते हैं, राइट। तो जब भी आप लिक्विड है उसको आप क्या करेंगे, अगर आप उसे हीट देंगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, और उसे आप क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिमिलरली अगर वेपर्स हैं और आप वेपर्स की कूलिंग कर देते हैं, अगर कूलिंग होती है तो वेपर्स विल बिकम लिक्विड, ठीक है। और जब वेपर्स की कूलिंग होती है और जब वो लिक्विड में, तो यहाँ से क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या इवेपोरेशन विल बी रिलीज्ड। और यहाँ पे क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और इवेपोरेशन विल बी सप्लाइड, राइट। तो यहाँ हीट दी होगी और यहाँ से हीट बाहर निकल गई होगी, ठीक है। ये बात क्लियर है सभी को, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, कैसे इवेपोरेशन का फिनोमेना हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे टेम्परेचर्स हाई होंगे, जब टेम्परेचर्स हाई होंगे यहाँ पे हीट दी गई, जब हीट दी गई तो फेस चेंज हुआ बिकॉज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन गेन हुई। और जब भी उसका फेस चेंज हुआ तो लिक्विड से इट बिकेम वेपर यानी गैस, और जब वेपर बने तो इवेपोरेशन होती चली गई। अब जब इवेपोरेशन हुई, हम जानते हैं जब भी हीट मिलती है देन एयर विल बिकम, टेम्परेचर विल बिकम मोर, एयर विल बिकम हॉट। व्हेन एयर विल बिकम हॉट तो क्या होगा, डेंसिटीज क्या होंगी, कम, एयर हल्की होगी। व्हेन एयर विल बी लाइट इट विल राइज। जब एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी देन व्हाट विल हैपन, इट इज अ ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में जब आप ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर्स क्या होते जाते हैं, कम। तो ऊपर जाते 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 एयर की क्या होती है, कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। व्हेन एयर कूलिंग विल स्टार्ट तो व्हाट विल हैपन, अराउंड समवेयर, अगर इस पूरे एटमॉस्फेयर की बात करें तो कुछ डस्ट पार्टिकल्स होंगे। तो ये डस्ट पार्टिकल्स है ना, ये डस्ट पार्टिकल एक्ट करते हैं एज अ हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, जैसे कि डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, ऐश हो गई, सॉल्ट हो गया। इनके अराउंड क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। जब इनके अराउंड क्लाउड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे जो क्लाउड है वो बड़ा होना स्टार्ट होता है।
और जो क्लाउड विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इन साइज, अ पॉइंट विल कम दैट ऑल द वेपर स्टार्ट कंडेंसिंग, और जब ये कंडेंसेशन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, जब इसके अराउंड ये क्लाउड वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा, देन स्लोली प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल विल स्टार्ट, एंड दैट इज द पॉइंट वेयर ऑल द कंडेंसेशन यानी कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड विल हैपन एंड ऑल द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन विल बी रिलीज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड। अब कंडेंसेशन का फिनोमेना क्या हुआ, इवेपोरेशन तो हमने पढ़ लिया था, इवेपोरेशन इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, कंडेंसेशन क्या है, बैक कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड। अब एक कंडेंसेशन जो है उससे वो भी काफी फैक्टर से अफेक्ट होता है, वॉल्यूम से अफेक्ट होगा, एयर का वॉल्यूम कितना है, क्यों भाई देखिए ना, एयर में कितना एबिलिटी है मॉइस्चर को होल्ड करने की, राइट, वो कितनी वॉल्यूम है एयर की, वो भी तो मैटर करेगा। उसके बाद टेम्परेचर, हमने देखा कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकता है, टेम्परेचर कम होगा तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रेशर्स हमने सीखा है, टेम्परेचर्स राइज होंगे तो लो प्रेशर्स बनेंगे, एयर हल्की होगी तो प्रेशर में भी वेरिएशन होता है कंडेंसेशन का। क्यों, जब मॉइस्चर ऊपर जाता है स्लोली तो उस टाइम पे उसके प्रेशर्स क्या होते हैं, उस हम देखते हैं कि यहाँ पे जब एयर का एक्यूमुलेशन होगा तो नीचे भले प्रेशर्स लो हैं, ऊपर प्रेशर्स क्या हैं, लिटिल का कंपैरेटिवली हायर, राइट। तो वहां पे भी क्या होगा, जब कंडेंसेशन हो रही है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे टेम्परेचर्स आर रिड्यूसिंग, तो डेफिनेटली अगर टेम्परेचर्स रिड्यूस करेंगे तो प्रेशर्स भी क्या होंगे, इसके साथ वेरिएशन होगा। तो प्रेशर्स पे भी डिपेंड करता है, एंड ह्यूमिडिटी तो फैक्टर है ही, ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा मॉइस्चर, जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा, मोर इज द मॉइस्चर, मोर इज द वेपर्स, मोर आर द वेपर्स, मोर आर द चांसेस ऑफ वेपर टू बी कंडेंस्ड, दैट मीन्स कंडेंसेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमिडिटी ऑल्सो। ठीक, तो अब देखिए कंडेंसेशन जो प्रोसेस है ना, वो होता कैसे कैसे है, किस किस वजह से कंडेंसेशन होता है। देखिए क्या होता है कि एक टेम्परेचर होता है जिसका नाम होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें जो एयर है ना, ये देखिए ये एयर है, इसके अंदर क्या है, वेपर्स है, ठीक है, दिस इज द एयर कॉलम, और इस एयर कॉलम के अंदर क्या है, वेपर्स है, मॉइस्चर है। जब ये एयर कॉलम एक बहुत ही ठंडे ग्लास से टकराएगा, ठीक है, ठंडा ग्लास, कोई शीशा हो सकता है कार का, तो क्या होगा, उस शीशे में ना छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी, और जब ये ड्रॉपलेट्स बननी स्टार्ट होंगी तो इसका मतलब ऐसा लगेगा, कोई अंदर बैठा होगा, कार ड्राइव कर रहा होगा, तो उसको ऐसा लगेगा शीशे में जो है पानी की बहुत ज़्यादा लेयर्स जम रही हैं, और जब शीशा खोल करके आप बाहर से उसमें हाथ मारेंगे तो आपका हाथ भी गीला हो जाएगा। एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें जो एयर है उसके अंदर वेपर्स भी हैं, ये दोनों कॉम्बिनेशन आकर के क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट कर देते हैं। एयर के अंदर जितना भी वेपर है, जो भी वेपर है वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट स्टार्ट हो जाता है। जिस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे ये चीज़ स्टार्ट होती है उसी टेम्परेचर को हम क्या बोल देते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इमेजिन कीजिए आप अपने फ्रेंड के यहाँ जाते हैं और आपका फ्रेंड आपको एक गिलास ठंडा पानी देता है। अगर वो ठंडा पानी आपको देता है एंड ग्लास में काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड एरिया में रहता है वो, किसी कोस्टल एरिया में, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके जस्ट देखते ही देखते आपके ग्लास के आसपास जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो जमा होनी स्टार्ट हो जाती हैं, जबकि आपके ग्लास का वाटर क्या है, इंटैक्ट है। अगर वो पहले भी लगभग 300 ml था तो आज भी 300 ml ही होगा 1 घंटे बाद भी, लेकिन 1 घंटे बाद ग्लास में धीरे धीरे वाटर क्या है, डाउन परकोलेट होना स्टार्ट हो जाता है। जब आप ग्लास उठाते हैं तो एक इस टाइप की वाटर की लेयर मिलती है आपको। सभी लोग रिलेट कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आसपास की जो एयर है ना उसमें बहुत सारा मॉइस्चर है, और जब वो मॉइस्चर देखता है कि ग्लास का वाटर मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस पे है और इस टेम्परेचर पे वाटर की बूंदें बननी स्टार्ट होती हैं ग्लास के बाहर, तो इसी टेम्परेचर जिसमें पहली बूंद नजर आती है, पहली ड्रॉपलेट नजर आती है, उसे आप क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो कंडेंसेशन कब हो सकता है, जब टेम्परेचर का, एयर का टेम्परेचर इतना कम कर दें कि वो ड्यू पॉइंट के आसपास आ जाए तो कंडेंसेशन होगा, राइट। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि आप या तो वॉल्यूम कम कर दीजिए या आप टेम्परेचर कम कर दीजिए। अगर आप वॉल्यूम कम करेंगे तो एयर क्या है, उसी पर्टिकुलर कॉलम में अगर आप वॉल्यूम कम कर देते हैं एयर का, बाकी सारे फैक्टर्स अगर कांस्टेंट रहते हैं तो स्लोली एयर का क्या होगा, एयर का स्लोली कूलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, और कूलिंग होना स्टार्ट होगा तो कंडेंसेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो कंडेंसेशन भी हो रहा है, ठीक है। और कैसे हो रहा है, अगर आप टेम्परेचर कम कर देते हैं तो टेम्परेचर का फैक्टर तो हमको पता ही है। एक और फैक्टर है व्हेन मॉइस्चर इज एडेड टू द एयर। ऐसे इमेजिन करिए कि आपके घर में सपोजिटली एक गैस पे, ये अगर गैस है, राइट, ये बर्नर है, बर्नर पे आपने 1 टम्बलर वाटर रख दिया बॉयल होने के लिए, राइट, और उसके बगल में ही एक वॉल है,
ठीक है। और क्या हो रहा है, जब बर्नर में वाटर बॉईल कर रहा है तो धीरे धीरे वाटर ना इस तरफ फ्लो कर रहा है, और जब वाटर इस तरफ फ्लो कर रहा है तो ये जो वॉल के आसपास की एयर है जो पहले ड्राई होती थी बर्नर की हीट की वजह से, इस एयर में धीरे धीरे बॉईल करके जो सारी भाप है, स्टीम है, जाके मिक्स हो रही है। तो धीरे धीरे क्या होगा, अगर इस वॉल को मैं दोबारा से यहाँ ड्रॉ करूँ, धीरे धीरे क्या होगा, जब ये टम्बलर से उड़ते हुए वेपर्स यहाँ आना स्टार्ट होंगे तो ये जो यहाँ का एयर कॉलम था इसमें आपने क्या किया, आपने इसमें वेपर्स को ऐड करना स्टार्ट कर दिया। अगर आपने इसमें वेपर्स को ऐड करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे आप क्या कर रहे हैं, आप मॉइस्चर को ऐड कर रहे हैं एयर कॉलम में, आप मॉइस्चर को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जब मॉइस्चर को ऐड करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये जो वॉल है ना इसमें धीरे धीरे वाटर के पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे नीचे बहते हुए, राइट। तो आपने क्या किया, आपने एयर कॉलम में क्या कर दिया, मॉइस्चर को ऐड कर दिया। अगर आपने एयर कॉलम में मॉइस्चर को ऐड किया तो उससे क्या हुआ, कंडेंसेशन हो गया, राइट। तो देखिए हमने देखा कि कंडेंसेशन कैसे कैसे हो सकती है, राइट, कितने तरीके हैं कंडेंसेशन के। यहाँ पे देखिए कुछ अलग अलग फॉर्म्स हैं जो कि वाटर लेता है जब कुछ टेम्परेचर्स का डिफरेंट आता है। पहली फॉर्म है स्लीट। देखिए स्लीट क्या होती है, जब रेन ड्रॉपलेट्स आपकी फ्रीज हो जाती हैं, व्हेन द रेन ड्रॉप्स गेट्स फ्रोजन, सो दैट पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड एज स्लीट, ठीक है। या फिर जो हिली रीजन है जहाँ पे स्नो मेल्ट कर रही है, जब स्नो मेल्ट करके वाटर फॉर्म से दोबारा से फिर से फ्री हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्लीट। अब ये स्लीट बनती कैसे है, मान लीजिए कोई फ्रोजन लेयर थी, दिस पर्टिकुलर फ्रोजन लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज एट अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर कोई आइस सरफेस है, इसके ऊपर जो सब फ्रीजिंग लेयर है, राइट। अगर ये सब फ्रीजिंग लेयर है, ये फ्रीजिंग लेयर है जिसका टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री है और ये थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे जब क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगी तो स्लीट की फॉर्म में होगी। क्यों, क्योंकि जब रेन ड्रॉपलेट्स होके गुजरेंगी फ्रीजिंग टेम्परेचर से तो उनके आसपास जितना भी कूल एयर है वो क्या करेगा, उनके टेम्परेचर्स को रिड्यूस कर देगा एंड दे विल टेक द फॉर्म ऑफ द स्लीट। नेक्स्ट है हेलस्टोन यानी कि ओले, हिंदी में इसको ओले बोल सकते हैं। बेसिकली सॉलिड प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, यानी कि सॉलिड बारिश, राइट। मतलब आसमान में क्या होता है, ये जो क्लाउड है, जनरली क्लाउड से क्या होता है, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में क्या होता है, ड्रॉप्स फॉल डाउन ऑन द अर्थ सरफेस, राइट। वेयर एज इन केस ऑफ हेल स्टोन्स व्हाट हैपेंस, इंस्टेड ऑफ द ड्रॉपलेट्स देयर इज अ स्मॉल सॉलिड स्टोन टाइप आइस बॉडीज, ठीक है। ये आइसी बॉडीज क्या करती हैं, ये फॉल करती है नीचे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हेलस्टोन या फिर ओले। होता कैसे, देखिए क्या होता है, जब भी कोई सरफेस है या फिर कोई मॉइस्चर लेडन बॉडी है, वहाँ से क्या होगा, वार्म एयर राइज करेगी। वार्म एयर जब राइज करेगी तो उसमें कुछ ना कुछ सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर विल बी देयर, वेपर्स विल बी देयर। आफ्टर रीचिंग सम हाइट टेम्परेचर्स विल कीप ऑन रिड्यूसिंग, मतलब एक हाइट, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जनरली टेम्परेचर्स कम करते हैं, लेकिन एक हाइट रीच करने के बाद टेम्परेचर्स काफ़ी कम हो जाते हैं। जब टेम्परेचर्स कम होंगे तो हमें पता है एट पर्टिकुलर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइज, फॉर एग्जांपल डस्ट, स्मोक, ऐश, क्लाउड फॉर्मेशन होगा। अब देखिए क्लाउड फॉर्मेशन तो होता ही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब ड्रॉपलेट्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाती हैं एटमॉस्फेरिक लेयर में, और जब ये मॉइस्चर काफ़ी ऊपर जा करके, और जब थंडर स्टॉर्म्स होती हैं, और थंडर स्टॉर्म से बहुत ही ठंडे एरियाज में जा करके क्या होता है, उस टाइम पे ये जो ड्रॉपलेट्स हैं जम जाती हैं, ठीक है। जो थंडर स्टॉर्म के हमने पढ़ा है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं, उन क्लाउड्स में से जब ये जम जाती हैं और जमने के बाद फिर वहाँ पे क्या होता है, सैचुरेशन हो जाता है, देयर इज अ सैचुरेशन। और सैचुरेशन की वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ द सैचुरेशन नो मोर मॉइस्चर कैन बी एक्सेप्टेड, और मॉइस्चर नहीं होगा ज़्यादा वहाँ पे एक्सेप्टेबल, क्योंकि जगह नहीं है, और जो भी मॉइस्चर होगा वो ऑलरेडी जम चुका है। अगर वो जम चुका है तो वो नीचे गिरेगा किस फॉर्म में, ओलो की फॉर्म में, चंक ऑफ आइस की फॉर्म में, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेलस्टोन। तो अगर इसे 10 सेकंड में समझें तो क्या हो रहा है, बहुत नीचे का सरफेस है, उससे एयर राइज कर रही है। एयर जब राइज करेगी तो ऊपर जब थंडर स्टॉर्म की कंडीशंस बनती हैं, उस टाइम पे बहुत ठंडे टेम्परेचर्स में क्या होता है, जो भी मॉइस्चर है वो जम जाता है, और जम के किस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट कन्वर्ट्स इनटू आइस चंक्स, और वो आइस चंक्स जब नीचे गिरते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, हेलस्टोन। देखिए जरा, दिस इज द हेलस्टोन। ये ओले हैं जो ऊपर से गिरते हैं, काफ़ी सॉलिड और काफ़ी ज़ोर से लगते भी हैं अगर आप इन्हें फेस करें तो। और ये स्लीट है, ये बारिश की बूंदें हैं, क्रिस्टल टाइप बन गई हैं, और नीचे जो टेम्परेचर्स थे, ठीक है, वो 0 थे, एंड यहाँ पे टेम्परेचर्स जो है बिल्कुल इसके जस्ट करीब सब 0 टेम्परेचर्स, ठीक है। इनके और इनके टेम्परेचर्स के कम होने की वजह से जब रेन ड्रॉपलेट्स इस एटमॉस्फेयर से गुजरेंगी, दे विल टेक द फॉर्म ऑफ द स्लीट, ठीक। अगला फिनोमेना क्या है, ड्यू। अब देखिए ड्यू क्या होता है, हमने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पढ़ा था, याद है सभी को। हमने कहा था कि अगर एक ग्लास है उसमें काफ़ी ठंडा पानी भरा हुआ है, फ्रिज से निकाला हमने,
पानी, ठीक है। फ्रिज का टेम्परेचर है अराउंड 8 डिग्री 4 डिग्री, उसमें से आपने पानी निकाला, उसमें क्या हुआ, जैसे आपने पानी निकाला तो बाहर ड्रॉपलेट्स आ गई, इन्हीं ड्रॉपलेट्स को हम क्या बोलते हैं, ड्यू। ये तो जब आपने फ्रोजन वाटर निकाला रेफ्रिजरेटर से तब बनी। कई बार ऐसा क्या होता है, समटाइम्स इन अ ट्री, अगर ट्री की आप लीफ देखेंगे तो ट्री की लीफ में भी आपको ड्रॉपलेट्स मिलती हैं, उनको भी हम ड्यू बोलते हैं, क्योंकि जब रात को इन अ कोल्ड नाइट, ठीक है, बिकॉज ऑफ द क्लियर स्काई, बिकॉज ऑफ द कोल्ड एयर, होगा क्या, वहाँ पे टेम्परेचर्स जो हैं एयर के जब लीफ से टच करेगी तो अपने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे आ जाएगी। और हमने सीखा है जब भी एयर जिसके अंदर कुछ कुछ वाटर वेपर, कुछ कुछ मॉइस्चर रहता है, ठीक है, देखिए मोस्टली रीजन्स में ना एयर में कुछ ना कुछ मॉइस्चर हमेशा रहेगा जब तक कि वो एक्सट्रीमली ड्राई रीजन ना हो, राइट। तो जितने और जो ओशन वाले रीजन्स हैं वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। जैसे ही आप सेंटर से कोस्ट की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो मॉइस्चर कंटेंट तो हमेशा होगा। तो जब ये मॉइस्चर कंटेंट वाली एयर कॉन्टैक्ट में आती है किसी एक ऐसी बॉडी की जो ठंडी है और काफ़ी लेफ्ट टेम्परेचर पे है, और वो ऐसा टेम्परेचर है जिसमें ये जब एयर कांटेक्ट में आएगी तो एयर के अंदर जो भी मॉइस्चर है वो क्या होगा, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा इसके अराउंड, और पानी की बूंदें नजर आएंगे आपको ग्लास के अराउंड। वो टेम्परेचर कौन सा होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्यू क्या हो गए, ड्यू ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो ठंडे सरफेस पे मिलते हैं आपको, जबकि उसके आसपास एयर कॉलम है जिसमें कि मॉइस्चर है। अब कंडीशंस क्या है ड्यू फॉर्मेशन की, देखिए बिल्कुल क्लियर स्काई होना चाहिए, क्लाउड्स नहीं होने चाहिए वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे क्लाउड्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्यों, अगर क्लाउड्स होंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्लाउड्स अगर होंगे ना, तो अगर ये क्लाउड्स हैं और ये आपका अर्थ का सरफेस है तो क्या होगा, हमें पता है कि सन से शॉर्ट वेव्स रेडिएशन आती हैं, ठीक है, और अर्थ एक्ट एज अ रेडिएटिंग बॉडी, और यहाँ से लॉन्ग वेव रेडिएशंस जाती हैं। जब लॉन्ग वेव रेडिएशन जाती हैं तो वो जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो गैसेज हैं प्लस जो क्लाउड्स हैं, उसमें क्लाउड्स क्या करेंगे, इनको रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, क्लाउड्स विल रिफ्लेक्ट बैक। अब जब क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, गैसेस तो ऑलरेडी हैं ही डिवास्टेट करने के लिए, क्लाउड्स भी जब रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं तो ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है ना, इसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई हो जाता है। टेम्परेचर अगर हाई हो जाएगा तो ड्यू फॉर्मेशन कैसा होगा, क्योंकि आपका जो टेम्परेचर है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। अब किसी ने बोला कि और क्या कंडीशन है, तो बिल्कुल साफ आसमान, कोई क्लाउड नहीं, काफ़ी नॉर्मल एयर होनी चाहिए, बिल्कुल काम एयर। ज़्यादा विंड की अगर मूवमेंट होगी तो क्या होगा, विंड की मूवमेंट होने की वजह से ये हो सकता है कि टेम्परेचर्स एक तो क्लियर ना रहें आपके पास बनने के लिए, दूसरा जब एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस होती है ना तो स्टेबल फिनोमेना नहीं हो पाता, और ड्यू फॉर्मेशन एक बहुत ही स्टेबल फिनोमेना है जिसमें डिस्टर्बेंसेस नहीं चाहिए होती हैं। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब इसका मतलब ये हुआ मॉइस्चर कंटेंट अच्छा है, अगर मॉइस्चर कंटेंट है तो हमारी रिक्वायरमेंट ही, अगर मॉइस्चर ही नहीं होगा तो ड्यू बनेंगी कैसे, और ठंडा और लंबी रात है, मतलब ये तो ज़रूरी है कि आपका टेम्परेचर कम हो जिससे कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रीच हो सके, ठीक। अब अगर ये एक लीफ है, ठीक है, इस पर आपको ड्यूज मिल रही हैं, राइट, तो ये बूंदें ड्यू जैसी रहनी चाहिए, ये जमे ना, ठीक है, ये बिल्कुल ड्रॉपलेट टाइप रहे। तो ये कब इंश्योर होगा, जब जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है ना वो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर से ज़्यादा रहेगा। मान लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना होना चाहिए, लेट्स से 2 डिग्री सेल्सियस। तो 2 डिग्री सेल्सियस अगर इस लीफ के अराउंड टेम्परेचर है, जैसे ही एयर कॉलम जिसमें मॉइस्चर था वो इसके कांटेक्ट में आएगा, तुरंत क्या बन जाएंगी, बूंदें बन जाएंगी। लेकिन इमेजिन कीजिए अगर इसका लीफ का टेम्परेचर यहाँ पे अगर आप देखें, लीफ का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता तो क्या होता, तो यहाँ पे ये बूंदें नहीं होती, दिस विल बी लाइक स्मॉल स्लीट। आप देख रहे थे वहाँ पे सॉलिड होता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर लिटरली ड्यू चाहिए तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होना चाहिए, वो फ्रीजिंग पॉइंट से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। फ्रॉस्ट क्या होती है, देखिए जब भी कोई ठंडे सरफेसेस होते हैं उस पर कंडेंसेशन होता है। मान लीजिए एक ठंडा सरफेस था, ठीक है, ये ठंडा सरफेस है, इसका जो टेम्परेचर है ऐसे मान के चलिए, लेट्स से टेम्परेचर इज अराउंड -4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसे ही इसके कांटेक्ट में वाटर जो एयर है जिसके अंदर मॉइस्चर है, वेपर है, जब वो एयर कॉलम कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, जो एयर कॉलम कांटेक्ट में आया उसमें जो भी मॉइस्चर है ना वो सरफेस के ऊपर जमना स्टार्ट हो जाएगा, और उसे क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है हमारे क्रॉप्स के लिए। फॉर एग्जांपल कॉटन है, उसके लिए 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं, राइट। तो ऐसे ही काफ़ी क्रॉप्स ऐसे जिनको फ्रॉस्ट खराब कर देती है, तो फ्रॉस्ट अच्छी नहीं है। तो फ्रॉस्ट कब बनेगी, फ्रीजिंग हो रही है, इसका मतलब आपका टेम्परेचर क्या है, अगर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कम है तो फ्रॉस्ट बनेगी, और फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा है तो क्या बनेगी, ड्यू बनेगी। देख लीजिए ज़रा, ये ड्यू है, ठीक है। आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे थे लीफ की, उसमें कुछ ड्रॉपलेट्स है ना, रात को अगर आप देखेंगे तो सुबह सुबह आपको ड्यू नज़र आएगी ऐसे, ठीक है, पत्ते के ऊपर। और नेक्स्ट ये देखिए, ये फ्रॉस्ट है, यू कैन सी हेयर, दिस इज द फ्रॉस्ट, और ये बिल्कुल लिटरली बर्फ़ जम गई है इसके ऊपर,
आइस हैज़ बीन डिपॉजिटेड, ठीक, देख सकते हैं आप कि जब भी एयर कॉलम इसके कांटेक्ट में आया होगा तो जो उस एयर कॉलम में जो भी मॉइस्चर रहा उसने क्या किया, मॉइस्चर ने यहाँ पर डिपोजिशन स्टार्ट कर दिया और डिपोजिशन से क्या हुआ, बर्फ सी जम गई आइस टाइप की, ठीक है, बहुत स्मॉल आइस के पार्टिकल्स होते हैं। अब क्या हो रहा है, देखिए कुछ फिनोमेना हमने देखे, ठीक है, मॉइस्चर जो है अलग अलग फॉर्म्स ले लेता है, या तो ड्यू या फिर फ्रॉस्ट, ठीक है, क्लाउड्स और फॉग भी एक फिनोमेना है। फॉग फिनोमेना क्या होता है, देखिए क्या होता है कि जब ज़्यादा आपका जो वेपर है उसके अंदर एक एयर मास, ऐसे मान लेते हैं एयर मास है, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं एयर मास क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लार्ज एरिया 1000 स्क्वायर किलोमीटर का अदर एयर मासेस से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, ठीक है। अब इस एयर मास में मान के चलिए कि काफ़ी ज़्यादा वाटर वेपर था, राइट, इसमें वेपर्स थे, तो ये इनिशियली वेपर थे, ठीक है। अब क्या होता है, इसका टेम्परेचर था एक अच्छा खासा, टेम्परेचर वॉज गुड इनफ टू गेट द वेपर, एयर के अंदर वेपर्स मौजूद रहें ऐसा टेम्परेचर हुआ करता था। अब इसका टेम्परेचर अगर सडनली फॉल कर जाएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जब टेम्परेचर फॉल करेगा तो हमें पता है वेपर्स कंडेंस होते हैं, ठीक है, और कंडेंस जब होंगे तो किसी एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के अराउंड होंगे, तो उसके अंदर क्या होंगे, कुछ पार्टिकल्स भी होंगे, जब तक तो वेपर है, ठीक है, लेकिन जैसे ही कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, कंडेंसेशन से हमें पता है किसी एक न्यूक्लियाई के अराउंड जब कंडेंसेशन होता है ना, तो पहले छोटे छोटे क्लाउड्स बनते हैं, फिर जो छोटे छोटे क्लाउड होते हैं ना वही बड़े बनते हैं, जब वो बड़े बनते हैं ना क्लाउड्स, वही क्लाउड्स क्या करते हैं, जब ज़्यादा मॉइस्चर अपने अंदर रिटेन नहीं कर पाते फिर वो क्या कर देते हैं, बारिश कर देते हैं। तो यहाँ पे इतने बड़े क्लाउड नहीं होते, फाइन डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड क्या होगा, कुछ कंडेंसेशन न्यूक्लियाई जो होते हैं फाइन डस्ट पार्टिकल, उनके अराउंड स्लोली कंडेंसेशन होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, ऐसे छोटे आप बोल सकते हैं माइनर क्लाउड्स डेवलप हो जाते हैं, और वो जब बहुत सारे माइन्यूट क्लाउड्स मिलते हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, फॉग बोल देते हैं। दोबारा समझेंगे, एक एयर मास था, उसके अंदर वेपर था, टेम्परेचर ठीक ठाक थे, ऐसे थे कि उसके अंदर वेपर मौजूद रहे, क्योंकि टेम्परेचर हाई होगा तभी तो क्या होगा, वेपर मौजूद रहेगा। अब होता क्या है, जब ये टेम्परेचर्स सडनली फॉल करते हैं, क्यों फॉल करेंगे भाई, क्वेश्चन तो आएगा ना दिमाग में कि भाई टेम्परेचर फॉल क्यों करेंगे। देखिए इसलिए फॉल करेंगे, कई बार क्या होता है, जब रात को अर्थ सरफेस का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है, तो इस टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा गिरने की वजह से ये अर्थ सरफेस बहुत चिल हो जाता है, और जैसे ही जो एयर कॉलम है इसके आसपास जब इसे कांटेक्ट में आता है, ये टेम्परेचर चिल है बट फ्रोजन नहीं है, वरना फ्रॉस्ट बनती तो तुरंत ये जो इतना एरिया है ये अपनी हीट लूज करता है और अर्थ के आसपास क्या हो जाती है, फॉग। जैसे देखिए आप रात को सोते हैं तो आसमान क्लियर होता है, विंटर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, दिल्ली रीजन में, हरियाणा रीजन में, पंजाब रीजन में, जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो मॉर्निंग में आपको क्या मिलता है, धुंध मिलती है, फॉग मिलती है। तो क्यों, क्योंकि जो कॉलम ऑफ एयर था जो अर्थ के कांटेक्ट में आया, बहुत ठंडी अर्थ के कांटेक्ट में, उसने क्या किया, उसको एयर कॉलम में जितना वाटर वेपर था उसका टेम्परेचर सडनली फॉल किया तो बहुत छोटे माइनर जो न्यूक्लियस थे, डस्ट पार्टिकल्स थे, उनके अराउंड क्या हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन हुए, और उसके अराउंड छोटे क्लाउड्स जब इकट्ठे हुए तो क्या हुआ, वो कैसे बन गए, फॉग की उन्होंने फॉर्म ले ली। ठीक, अब फॉग की एक और फॉर्म क्या है, मिस्ट है। अगर आप हिली एरिया में गए हो कभी और जब आप ड्राइव कर रहे हो तो हिल्स बड़ा अच्छी सीनरी दिखती है, उसी सीनरी में कुछ ऐसा नज़ारा भी होता है। देखिए यहाँ पे ज़रा फिगर में, ठीक है, कि कुछ आप देखते हैं वहाँ से जो आपके ट्रीज वगैरह है ना, उससे ग्रीनरी से क्या होता है, ऐसे कुछ धुआं टाइप का उड़ रहा होता है। तो बेसिकली दिस इज मिस्ट। फॉग और मिस्ट में डिफरेंस क्या है, मिस्ट में ना जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, वो फॉग से ज़्यादा है, और मिस्ट मोस्टली माउंटेन्स में बनती है। ठीक है, मतलब कंडीशंस वही हैं दोनों के लिए कि कोल्ड सरफेस नीचे होना चाहिए, ऊपर अगर मॉइस्चर भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट सरफेस कोल्ड होता है काफ़ी ज़्यादा, फॉग में अर्थ सरफेस कोल्ड होता है, लेकिन ये थोड़ा हाई टेम्परेचर्स पे बनती है, और नॉट हाई टेम्परेचर, सॉरी, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे बनती है। ठीक है, और फॉग का ही फॉर्म है मिस्ट भी, ठीक है, लेकिन ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा और ज़्यादा हाइट पे बनेगी। ठीक, अगर फॉग में थोड़ा सा स्मॉग यानी कि पोल्यूशन भी मिक्स हो जाए, स्मोक मिक्स हो जाए, तो हम उसे स्मॉग बोलते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग होती है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक। ठीक है, ऐसी लंदन स्मॉग होती है, एक बनती है समर्स में, ठीक है, एक बनती है विंटर्स में। ये दो तरह की स्मॉग के ऊपर यूपीएससी काफ़ी क्वेश्चंस पूछती है कि इनके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड रहता है, ठीक है, और अदर कंपोनेंट्स रहते हैं, ओजोन रहता है, तो ये क्यों बनती है और क्या रीजंस हो सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सनलाइट होती है, नाइट्रोजन्स होते हैं, इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो क्योंकि फॉग एंड मिस्ट जब भी रहेगी तो ऐसा होता है, ट्रैफिक मूवमेंट में बहुत डिस्ट्रप्शन होते हैं, काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है कि विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा ये फॉग वगैरह में ड्राइविंग को अवॉइड करना चाहिए, और ये